सत्ता की राजनीति में दुहाई तो हमेशा सिद्धांत की दी जाती है, लेकिन पावर से बड़ी कोई प्रेरणा दिखाई नहीं पड़ती। बातों में सबसे ऊपर जनहित को रखा जाता है, लेकिन राजनीतिक लड़ाई के लिए भी ताकत का खूब इस्तेमाल होता रहा है। पर वर्तमान की परख सिर्फ इस बात से तो हो नहीं सकती कि क्या होता है और क्या किया जाता है। आज तो सवाल यह है कि भारत की राजनीति की सारी नदियां, सारे नाले बीजेपी की तरफ क्यों बह चले हैं। विपक्ष भी कोई चुनौती क्या खड़ी करेगा, अपना घर बचाने में भी लाचार नजर आता है। आवाज अड्डा में आज इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर एकदम ताजा घटनाओं पर। गुजरात कांग्रेस बीजेपी से बचाने के लिए अपने विधायकों को बंगलुरु के एक रिसोर्ट में छिपाए बैठी है। राज्यसभा में दूसरे दिन इस मुद्दे पर हंगामा हुआ। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी विधायकों को पाला बदलने के एवज में 15 करोड़ रुपए का ऑफर दे रही है और विधायकों को तोड़ने के लिए राज्य मशीनरी को भी लगा दिया गया है। जब एक सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हमारे एक विधायक को उठा के ले गया, 15 करोड़ दे दूंगा, अमित शाह से मिला दूंगा, तब सभी विधायकों ने यह तय किया कि अब बहुत हो गया। अगर अब हम एकजुट होकर नहीं रहेंगे तो एक गुंडे, मिसयूज ऑफ पुलिस ऑफिसर्स जो फेक एनकाउंटर करते थे, आज वो विधायकों का एनकाउंटर कर सकते हैं। कांग्रेस इलेक्शन कमीशन से भी गुहार लगा चुकी है। राष्ट्रपति चुनाव में गुजरात के 11 कांग्रेसी विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला और 6 विधायकों ने पार्टी छोड़ दी। 8 अगस्त को राज्य की 3 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होने हैं। इसमें बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का चुना जाना तय है। कांग्रेस का संख्या बल बरकरार रहे तो तीसरी सीट पर सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल की जीत भी पक्की है। लेकिन कांग्रेस में मची भगदड़ से अब इसको लेकर शक पैदा हो गया है। बीजेपी ने इस सीट पर कांग्रेस छोड़कर आए विधायक बलवंत सिंह राजपूत को टिकट दे दिया है। कांग्रेस बेचैन है और अमित शाह आरोपों का साफ जवाब देने की बजाय चुटकी ले रहे हैं। गुजरात में तो चलो ये आरोप झूठा सही कोई मान सकता है, बेंगलोर में क्यों कमरे में बंद करके रखे हैं? आप समझ रहे हो मेरी बात? वहां तो उनकी सरकार है भैया, वहां तो घूमने दो, बेचारे को कमरों में बंद कर क्यों रखा है? गुजरात से बाहर भी विपक्ष में भगदड़ मची है। उत्तर प्रदेश में एसपी के 2 और बीएसपी के 1 विधान पार्षद ने बीजेपी ज्वाइन किया है। इधर विपक्ष बिहार में महागठबंधन तुड़वाने के लिए सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स को हथियार बनाने का आरोप लगा रहा है। लेकिन बीजेपी अध्यक्ष कहते हैं कि नीतीश कुमार गठबंधन तोड़कर आए तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। बिहार में हमने कोई दल नहीं तोड़ा है भाई। एक सेकंड, हमने कोई दल नहीं तोड़ा है। नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दे दिया क्योंकि वो भ्रष्टाचारी लोगों के साथ रहना नहीं चाहते थे। तो मैं क्या बंदूक बताकर उनको साथ में रखने के लिए कहूं? सवाल उठता है कि आखिर विपक्ष में भगदड़ मचने के कारण क्या हैं? विपक्ष में मची ये भगदड़ वाकई महज संयोग है या इसके पीछे बीजेपी की स्ट्रैटेजी है? और यही है आवाज अड्डा पर आज का विषय। और इस सवाल के साथ हम आपको भी जोड़ रहे हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का कांग्रेस का आरोप सही है? आप हमारे ट्विटर हैंडल @CNBC_आवाज पर जाकर अपनी राय दे सकते हैं और चाहें तो आप 51818 पर SMS करके भी अपनी राय दे सकते हैं। हाँ के लिए @1 और ना के लिए @2 लिखकर SMS करें। आवाज अड्डा पर आज की इस बड़ी चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के शर्मा, कांग्रेस के प्रवक्ता अर्जुन मोढवाडिया, समाजवादी पार्टी के नेता संजीव मिश्रा, आरजेडी के प्रवक्ता नवल किशोर और 2 वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, रामकृपाल सिंह और विनोद शर्मा। शुरुआती टिप्पणी के लिए आपको पता है हमारे यहाँ 1.5 मिनट का समय तय है। 90 सेकंड के समय अपनी बात पूरी करने की कोशिश करेंगे तो चर्चा आगे बढ़ाना थोड़ा आसान होगा। ये समय पूरा होने की सूचना आपको कुछ बीप्स और एक बजर के साथ मिलेगी। मैं शुरुआत करना चाहता हूं कांग्रेस प्रवक्ता अर्जुन मोढवाडिया जी के साथ। मोढवाडिया जी, आपने अभी सुना, हमारे पैकेज में भी चला, अमित शाह जी ने कहा, हालांकि वो चुटकी लेने के अंदाज में है, लेकिन सवाल है और सवाल गंभीर है कि अगर तोड़ रहे हैं, गुजरात के विधायक टूट रहे हैं, तो आप बेंगलोर में ले जाकर उन सबको क्यों जमा करके एक जगह रखा हुआ है?
देखो, बेंगलोर में जमा करके क्यों रखा, उसका जवाब तो अभी हमारे प्रवक्ता ने ही दिया कि एक डीएसपी जो रिटायर हो चुका था उसको, और वो 8.5 साल तक जेल में था, अमित शाह के साथ फेक एनकाउंटर केस में जेल में था। वहां से छूटने के बाद, रिटायरमेंट के बाद उसको एक्सटेंशन फिर से रीअपॉइंट किया गया, आज डीएसपी है। उन्होंने हमारे विधायक को उठाया, धमकियां दी, 10 करोड़ रुपया देने का बात कही, और रात को वो भागकर सूरत पहुंचे और वहां से हमें फोन किया। ये घटना के बाद आप किस पर गुजरात में भरोसा कर सके? और ये आज तक कभी छोटी बड़ी पार्टियों में होता रहता है, लेकिन कोई नेशनल पार्टी ने आज तक जो एक्सपेरिमेंट नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह कर रहे हैं वो कभी हुआ है? गोवा में मेजोरिटी नहीं थी, लेकिन नंबर नहीं था, लोगों ने हराया था, पैसा था, खरीद फरोख्त की, सरकार बना ली। मणिपुर में नंबर नहीं था, पैसा था, खरीद फरोख्त की, सरकार बना ली। मेघालय में एक सीट नहीं थी, वहां पूरी अपनी सरकार बना ली। कश्मीर में जिस पार्टी को वो देशद्रोही मानते थे उनके साथ गठबंधन कर लिया। और गुजरात में उनके पास 2 ही मेंबर चुने जाने का मैंडेट है, 2 से ज्यादा नहीं आ सकते, तो भी तीसरा उम्मीदवार उन्होंने खड़ा रखा। किसके आधार पर? कि पैसा देंगे, डिफेक्शन करवाएंगे। तो ये मामले में हम क्या और रास्ता क्या बचा है? उसको हमारे एमएलए को सुरक्षा के लिए वो खुद ने तय किया हुआ है, और आज वो वहां है इसलिए कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी का जो मॉडल है कि आपके पास मैंडेट नहीं है तो भी आप तीसरे राज्यसभा के मेंबर ला सकते हैं, वो रोकने के लिए हम वहां ले गए। जी, ये आप कह रहे हैं कि वो खरीद फरोख्त को रोकने के लिए हम इन विधायकों को दूसरी जगह ले जाकर रख रहे हैं। ये पहले भी ये मॉडल हमने देखा है कि लोग खरीद फरोख्त की कोशिश करते हैं और विधायकों को एक साथ पैक करके एक दूसरी जगह ले जाया जाता है। लेकिन गुजरात में खास तौर पे परिस्थिति ऐसी है कि वहाँ इस वक्त बाढ़ आई हुई है और जनता अपने नेताओं को अपने बीच में देखना चाहती है, तो जाहिर है कांग्रेस के लिए भी आसान काम नहीं रहा होगा। मैं रामकृपाल जी आपके पास आना चाहता हूँ। ये विपक्ष के नेताओं में ये कांग्रेस क्या सोच रही है और बीजेपी क्या सोच रही है, इस पे चलने से पहले कि विपक्ष के नेताओं में ऐसी भगदड़ सी मची क्यों दिख रही है, क्यों होड़ लगी हुई है कि वो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की तरफ इस अंदाज में बढ़ रहे हैं? आलोक जी, अगर ईमानदारी से आप देखें तो आज़ादी के बाद से जब आज तक सन 2014 तक हमेशा एक स्थिति ऐसी रही है कि पार्टी कोई भी सत्तारूढ़ होती थी, कोई भी पार्टी अपोजिशन में होती थी, लेकिन वर्तमान जरूर स्याह में होता था, वर्तमान संकट में होता था, लेकिन उम्मीद की किरण, एक बेहतर भविष्य रात होती थी, लेकिन ये उम्मीद थी कि सुबह होने वाली है, तो लोग रहते थे। यानी ब्रीदिंग स्पेस हमेशा अपोजिशन के पास होती थी कि हम एक सुबह आएगी। 2014 के बाद से आप देखिए क्या हो रहा है कि जितने बड़े मुद्दे आए, एक लैंड बिल को छोड़ करके जितने मुद्दे आए उस पर हमेशा सारा विपक्ष एकाध अपवाद को छोड़ दें तो पॉपुलर मैंडेट के खिलाफ जाता रहा। और यहाँ हुआ उल्टा कि 2003 तक क्षेत्र विधानसभाओं में भी और बाहर भी, लोकसभा में तो ऑलरेडी पूर्ण बहुमत है। अब क्या हो रहा है कि चलो आज का हम संकट झेल लें, वनवास झेल लें, पार्टियां झेलती हैं, लेकिन भविष्य कहीं दिखाई तो पड़े। ये लगे कि रात 12 घंटे की है, यहाँ तो ऐसा तो नहीं है कि नॉर्थ पोल की रात है जो 6 महीने तक वो खत्म ही नहीं होने वाली है। आप सवाल इस बात का, वर्तमान का संकट छोड़िए, क्या भविष्य है? मैं अगर एक बात पूछूं कि कोई अपोजिशन वाला ये बताए कि आप बताइए कि मेरा भविष्य क्या है, क्या जवाब देगी लीडरशिप आज अपोजिशन की कि नहीं भविष्य है और ये चीज है, कोई खाका है, कोई योजना है, किसी तरह का संगठन है? आप हवा में सिर्फ कहेंगे कि चूंकि वो खराब हैं इसलिए मत जाओ। देखिए कोई रुकता नहीं है जी। मैं यही सवाल, मैं संजीव मिश्रा के पास से ये सवाल लेकर चलना चाहता हूं। संजीव मिश्रा जी, जो रामकृपाल जी सवाल उठा रहे हैं, ये सवाल सबके मन में है और ये सिर्फ आपकी पार्टी के, दूसरी पार्टी के नेताओं के सवाल नहीं है, ये वोटर भी जानना चाहता है। क्या है आपके पास जिसके लिए कि वो आपके पास साथ रुके? सामने वाला एक रोड मैप दिखा रहा है, आप उसको सही गलत कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन वो एक विजन दिखा रहे हैं, वो एक एक्शन प्लान दिखा रहे हैं और वो उस एक्शन प्लान पे काम करते हुए दिख रहे हैं। जबकि विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो तो
एक तरह से भारी कंफ्यूजन का शिकार नजर आ रही हैं और उस पर भी वो एक नहीं है। वो पार्टियों के अंदर भी ऐसे ऐसे बंटवारे दिख रहे हैं जो पहले देखने को नहीं मिले थे। ऐसे में सारी बुराई का ठीकरा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर फोड़ना कितना सही है? देखिए, कोई ठीकरा नहीं फोड़ने की बात है, लेकिन पूरे देश में जिस तरीके से सीबीआई और जातिवाद का कॉम्बिनेशन बना करके भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, ये तो एक प्रश्न चिन्ह वाली बात रहेगी। और अगर आप इसको कहते हैं कि हम लोग ठीकरा फोड़ते हैं, तो फिर तो हम लोग ठीकरा भी फोड़ते हैं। जातिवादी जिस तरीके से आधार उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है, एक जाति विशेष के लोगों को आप किस तरीके से तोड़ रहे हैं, उनको प्रमोट कर रहे हैं, चाहे वो अधिकारी हो चाहे वो पॉलिटिकल लोग हों, और जिस तरीके से अन्य दल जैसे ब्राह्मण और सारे जातियों की मैं बात करता हूं, आप उनको नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो ये बिल्कुल साफ मैसेज जा रहा है। आज आप एमएलसीओ को तोड़ रहे हैं इसलिए कि आप मुख्यमंत्री को, अपने उप मुख्यमंत्रियों को चुनाव में नहीं भेजना चाहते, सीधे सीधे मनोनीत हो जाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी समझ चुकी है कि न 4 महीने में उत्तर प्रदेश ठीक बना और न ही 3 साल में देश में वो बहुत बड़े तरक्की कोई कर पाए। और ऐसी स्थितियों में जो 3 साल पहले कमिटमेंट किए थे, जो वादे किए थे, उन वादों पर भी खरे नहीं उतरने वाली भारतीय जनता पार्टी आज पॉलिटिकल पार्टीज को तोड़ने का काम कर रही, कहीं गवर्नर के माध्यम से उनको परेशान करने का, कहीं सीबीआई के माध्यम से। तो ये एक बहुत साफ सी बात है जोशी जी, आपके चैनल पे डंके की चोट पे कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी कोई बहुत अच्छे काम न करके केवल तोड़ फोड़ करना और जातियों आधार पर लड़ाने का काम जो कर रही है, मुझे लगता है कि देश की जनता अब समझ रही है कि 3 साल में इन्होंने कितनी बड़ी बुलेट ट्रेन चला दी और कितना इन्होंने उत्तर प्रदेश और देश में विकास कर दिया। आज उत्तर प्रदेश की हालत यह है कि इतनी चरम सीमा पर पहुंच गया है गुंडागर्दी और अपराधीकरण, और किस तरीके से हत्याएं और बलात्कार हो रहे हैं, ये एक प्रश्न चिन्ह तो लगाता है उत्तर प्रदेश की और देश की सरकार पर। जी के शर्मा जी, एक तरफ से कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता इस वक्त एक पिनाकल पर है, चरम पर है, और दूसरी तरफ ऐसे काम हो रहे हैं जिससे लगता है कि लोकप्रियता की आवश्यकता नहीं है, हम फ्लोर मैनेज करके या बैक स्टेज मैनेज करके पॉलिटिक्स अपने हक में कर लेंगे। ऐसा बिहार में देखने को मिला, ऐसा उत्तर प्रदेश में देखने को मिला, ऐसा अब गुजरात में देखने को मिल रहा है। इसकी क्या वजह है? एक समय आता है जब आपकी ताकत बढ़ जाती है तो कहा जाता है कि जिन पेड़ों में फल लगे होते हैं वो फलदार वृक्ष झुक जाते हैं, विनम्र होना चाहिए। ऐसे में ताकत बढ़ने के बाद विनम्रता के बजाय और उग्र क्यों हो रही है पार्टी कि वो दूसरी पार्टियों के जितना बचा खुचा बेस है उसको भी इरोड करने की कोशिश में लगी है? आलोक जी, मैंने अभी सभी अपने पूर्व वक्ताओं को सुना है और मैं बहुत विनम्रता के साथ आपसे एक निवेदन कर रहा हूं कि देखिए, किसी भी राजनीतिक दल का कार्य है उसके अपने विचारधारा को बढ़ाना, अपने जनाधार को बढ़ाना, उसका विस्तार करना, और उसके विस्तार के लिए उसको निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के विजय के तत्काल बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह जो है निरंतर 110 दिन के एक विस्तृत प्रवास योजना के तहत जो है वो प्रवास कर रहे हैं। जबकि दूसरी ओर आप देख रहे हैं कि जो अन्य दल के जो नेता लोग हैं, कोई विदेश में प्रवास कर रहा है, कोई कहीं प्रवास कर रहा है, और उनको न जनता से मतलब है न उनको अपने संगठन से मतलब है। उनका काम केवल इतना सा ही रह गया है कि केवल वो जो है इधर लोगों के ऊपर आरोप लगाओ और ये करो। लेकिन मैं मूल बात पर आता हूँ, जहाँ से अभी मोडवाडिया साहब ने चर्चा प्रारंभ की गुजरात की। वास्तव में देखिए, ये कांग्रेस का यह संकट जो है यह क्षेत्रीय संकट नहीं है आलोक जी, यह राष्ट्रीय संकट है। और ये राष्ट्रीय संकट को ये जो आप देख रहे हैं पूरे देश भर में, ये इनके राष्ट्रीय संकट इस स्थिति में बन गई है कि आज जो राजनीतिक दृष्टि से कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो पूरी तरह से विफल है, निष्क्रिय है, अविश्वसनीय नेतृत्व है, जिसको कांग्रेस के जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता उनके अंदर जिसको लेकर एक घोर असंतोष की भावना है।
और एक पार्ट टाइम पॉलिटिशियन जब होता है, एक अदूरदर्शी नेतृत्व होता है, एक तथ्यविहीन निरर्थक बयानबाजी करने वाला नेतृत्व होता है, तो उसके जो लोग हैं उसको समझ में आ रहा होता है कि ये जो है जन समर्थन हमारा आने वाले समय पर, उनको तो चुनाव लड़ना है, उनको तो जमीन पर काम करना है, जी शर्मा जी, तो जनता का सामना जी करना शर्मा है, जी, वो इस पे सामना आगे कैसे कांग्रेस की एनालिसिस पे कुछ देर बाद अब फिर लौट के आएंगे, तब चर्चा होगी, क्योंकि इस वक्त आपके लिए मुझे नहीं लगता है मुनासिब है कि आप दूसरी पार्टियों पर इस तरह की टिप्पणियां करें जबकि उनके खुद आत्मनिरीक्षण का समय हो। नवल किशोर जी, आपके यहाँ बिहार में बड़ा भारी कांड हो गया और ये कांड एक तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है यूं कि जैसे कि नीतीश कुमार ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए किया हो। नीतीश कुमार ने आज जो बयान दिया है वो काफी चौंकाने वाला बयान लगता है, लेकिन मुझे लगता है पिछले काफी समय से वो इस पर विचार कर रहे थे और ये बात जिस दिन उन्होंने इस्तीफा दिया उस दिन भी कहा कि विपक्ष के पास ना कोई एजेंडा है ना कोई डिस्कोर्स है। आज उन्होंने कहा कि इस देश में मोदी जैसा कोई दूसरा नेता नहीं है और 2019 में उनके सामने खड़ा होने लायक भी कोई नहीं है। ऐसी परिस्थिति में कैसे मुकाबला करने की सोच भी सकते हैं आप लोग? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि नीतीश कुमार जी ने ही बोला था और आज उनकी बात बिल्कुल सही है कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। तो भाजपा में गए तो वो मिट्टी में मिल गए हैं और यही कारण है कि जिसको एक समय वो चुनौती मान रहे थे आज उसका चरण बंदना करने पे मजबूर है। और उसके साथ साथ वो 302 के मुजरिम भी हैं, यह भी पूरे देश को पता चल गया है। तो जिस छवि की वो दुहाई देते थे वो तो अब रहा नहीं। जो षड्यंत्र उन्होंने पिछले 3 महीने से शुरू किया था बीजेपी के नेताओं के साथ, और वह एकदम प्रदर्शित होती है पूरे घटनाक्रम में, वो चाहे सीबीआई का छापा हो, ईडी का हो, इनकम टैक्स का हो। और जिस दिन सरकार टूटती है उस दिन विदिन 1 मिनट जो नरेंद्र मोदी का ट्वीट आता है, बधाई दिया जाता है, वह देश में पहला उदाहरण होगा कि कोई प्रधानमंत्री एक सरकार टूटने पे उसके नेता को बधाई देता है। नंबर 2, विदिन 33 मिनट्स पूरी भाजपा एकदम तैयार हो गए उनको सपोर्ट देने के लिए और उनके साथ आने के लिए। तो यह पूरी तरह से तय था कि यह पूर्व नियोजित और प्रायोजित कार्यक्रम था और ये इसके आधार पे भी था कि नीतीश कुमार अपनी क्षमता को पहचान गए। ऐसे भी वो उनका पूरा राजनीतिक इतिहास जो रहा है एक्सट्रीम लेफ्ट से एक्सट्रीम राइट तक गए हैं और उनकी अपनी कोई पहचान नहीं है। पॉलिटिकल पैरासाइट के रूप में जब भी जहां भी खड़े रहे हैं, 2004 से लेकर अभी तक कोई विधानसभा चुनाव फेस नहीं किए हैं। विधान परिषद के आधार पर वो उन्होंने अपना राजनीतिक नेतृत्व किया है। यहाँ पे जब उनको लगा कि एक महागठबंधन पूरे बिहार के गरीब को, पिछड़ा को और सवर्ण जाति के जो प्रगतिशील लोग हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा था, उनका एक मिलन था और पूरे बिहार में एक समावेशी विकास लाने का प्रयास कर रहा था। और उसमें तेजस्वी का एक काम देखकर जो कि उसकी छवि बन कर रही थी और काम इतने अच्छे तरीके से कर रहे थे, नौजवानों के साथ इंटरकनेक्ट कर रहे थे पूरे राष्ट्रीय मुद्दों पे, चाहे रोहित वेमुला का हो, सहारनपुर का हो, जेएनयू का, हर एक मुद्दे पे अपना पक्ष रखने का काम किया। वैसे नेता से डर के वह इस तरह का निर्णय लिए कि अब यहाँ पर हम सेफ नहीं हैं, इसलिए हमको तुरंत पाला बदल लेना चाहिए, जिसका वह पहले से उनको अंदेशा था। वास्तव में वह विपक्ष के साथ कभी थे ही नहीं। अगर उनका राजनीतिक क्रियाकलाप देखा जाए पिछले तीन महीने से नहीं, तो लेकिन ये देखिए नवल किशोर जी, वैसे ये समय भी हो गया है। और दूसरी बात, जो आरोप आज आप लगा रहे हैं इनमें से कोई नया कांड नहीं है। जिस तरह से नीतीश कुमार के लिए कहा जा रहा है कि क्या उन्हें लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार का भ्रष्टाचार पहले नहीं दिखता था, वही सवाल आपसे भी उठ सकता है कि क्या आपको ये सब पहले से पता नहीं था? वो भी नया कांड नहीं है, वो भी 2004 का मामला है। ठीक है, तो वही 2005 का मामला है, वो भी नया मामला ये दोनों की मैरिज ऑफ कन्वीनियंस थी जो शायद नहीं चल पाई। विनोद शर्मा जी, नहीं है 2014 के बाद। विनोद जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं कि ये जो इस वक्त बिल्कुल ताजा एपिसोड है गुजरात का, इस पर अगर नजर डालें तो क्या ये अहमद पटेल की सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नाक का सवाल बन गई है? इतनी महत्वपूर्ण वो लड़ाई क्यों हो रही है कि अहमद पटेल को राज्यसभा में न आने दिया जाए? इसके लिए सारे प्रयत्न किए जा रहे हैं। आलोक जी, अगर आप इसको बारीकी से देखें तो आपको समझ आ जाएगा कि एक नरेटिव बना रही है भारतीय जनता पार्टी और उस नरेटिव का एक ही मैसेज है कि विपक्ष में कोई ऐसा नहीं जो कि भारतीय जनता पार्टी जैसा अच्छा सरकार चला सके, भारतीय जनता पार्टी जैसा मजबूत हो। और उसी नरेटिव को बढ़ाने के लिए बिहार काम आ रहा है, गुजरात काम आ रहा है, यूपी में एमएलसीज को
प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि वो भाजपा की तरफ आ जाएं। देखिए, ये बात सच है कि विपक्ष आज के दिन बहुत कमज़ोर है। कांग्रेस पार्टी बहुत आज के दिन दिशाविहीन नज़र आती है और ये एक अच्छा मौका है। जैसे कहते हैं ना कि जंग और मोहब्बत में सब वाजिब है, और जब सब वाजिब वाली बात होती है तो हमको ये भी सोचना पड़ेगा। अंग्रेजी में कहावत है, मनी मेक्स द मेयर गो, दाम संवारे सारे काम। ये 2-3 महीने की मेंबरशिप है गुजरात में जो एमएलएज हैं उनके पास, और उस मेंबरशिप और उस वोट को त्यागने के एवज में अगर उन्हें कोई प्रॉमिस मिल जाता है, कोई वादा मिल जाता है या कुछ और मिल जाता है, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, तो वो तुरंत उस तरफ हो लेंगे। और यही नैरेटिव जो है विपक्ष को आज के दिन तोड़ना चाहिए। रही बात गुजरात की, तो अगर अहमद पटेल वहां हार जाते हैं तो उसका बहुत बड़ा मुनाफा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, क्योंकि अगर सोनिया गांधी के पॉलिटिकल सेक्रेटरी राज्यसभा की सीट नहीं जीत सकते हैं अपने एमएलएस को एक रखकर, तो फिर सवाल उठेंगे कि क्या पार्टी एक रह सकती है। तो ये जो नैरेटिव है बीजेपी का, ये बनाया हुआ नैरेटिव है, और ये हर कोई, शर्मा जी भी यही बात कह रहे हैं आके, और किसी को बुलाते वो भी यही बात कहते हैं। एक ही बात सब कह रहे हैं आज के दिन कि भाई विपक्ष जो है वो नकारा है, निकम्मा है, इसको त्यागो और वन पार्टी रूल रखो इस देश में जी, जो कि लोकतंत्र की आस्था, जो रखते हैं लोकतंत्र में आस्था, उनके खिलाफ है। और नीतीश कुमार अपने बारे में बोलें, अपनी बात कहें, ये मत कहें कि भाई वो समझते हैं कि कोई मुकाबला नहीं बीजेपी का। नीतीश जी ने मुकाबला करने से मना कर दिया, उनकी तरफ जा मिले, पर उनको अपनी बात कहनी चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि भाई विपक्ष में कोई नहीं है जो मुकाबला नहीं कर सकता। मुकाबला तो लोग करवाते हैं भाई जी। और ये जो आप कह रहे हैं कि जो चुनौती विपक्ष के सामने है दरअसल, और ये चुनौती जिनके सामने है उनसे सवाल करना चाहिए। मोडवाडिया जी, फिर आपके पास आ रहा हूं मैं। ये क्यों दिख रहा है ऐसा? कार्यकर्ताओं को दिख रहा है, विधायकों को दिख रहा है, क्योंकि विधायक अगर एक के बाद एक किसी भी वजह से छोड़कर जा रहे हैं, उसके पीछे लालच का भी हो सकता है, दबाव भी हो सकता है, लेकिन अगर उन्हें सामने एक अच्छा राजनीतिक भविष्य दिख रहा हो तो ये सारी चीजें कमजोर पड़ जाती हैं। ऐसा नहीं लगता है कि कांग्रेस का नेतृत्व इस वक्त पार्टी के भीतर भरोसा पैदा करने में सबसे ज्यादा नाकाम है? इस सवाल ही नहीं, 1 साल पहले गुजरात में चुनाव हुआ, लोकल बॉडीज का, और जनरल इलेक्शन था वो। उसमें 31 जिला परिषद में से 25 जिला परिषद में कांग्रेस ने मेजोरिटी हासिल की, और 2/3 से ज्यादा तालुका पंचायत, ब्लॉक पंचायत हमने हासिल की। और इतना ही नहीं, अगर वो वोट हम विधानसभा में ट्रांसफर करें तो 100 से ज्यादा सीट 1 साल पहले आ सकती थी। उसके बाद तो एजिटेशन हुआ, जीएसटी का एजिटेशन चल रहा है। इसलिए भाजपा को डर है कि लोगों के मैंडेट से हम नहीं जीत सकते, इसलिए ये जो पैसा की जो झोली है वो लेकर बाहर निकली है और खरीद फरोख्त की राजनीति यहाँ कर रही है, जो अनहोली अलायंस कर रही है। अभी बताया गया कि भाई वहां बिहार में जी मोदी जी ने खुद ने, मैंने उसकी अभी एक क्लिप सुनी, उन्होंने मिनिमम उन्होंने उस समय 15 आरोप नीतीश जी पर लगाए थे और नीतीश जी के डीएनए पर सवाल खड़ा कर दिया था, बिहारी के डीएनए पर सवाल खड़ा कर दिया था। नीतीश जी ने सामने जवाब भी दिया था, उसका ज्ञान के बारे में सवाल खड़ा कर दिया था। आज सभी लोग एक दूसरे को पसंद करने लगे। यह अनहोली अलायंस है पूरा। मैंडेट तो उसके अगेंस्ट में था, सरकार में बैठने का नहीं था। गुजरात में भी जनता का मैंडेट विफल करने के लिए आज कोशिश हो रही है। विधायकों का मैंडेट है, उसको भी विफल करने की कोशिश नहीं, लेकिन मोडवाडिया जी, ये सवाल आज कोई विधायक टूट जाता है और मैंडेट अगर आपके पक्ष में है, तो आज वो विधायक मान लीजिए बीजेपी के पास भी चला जाता है और जन समर्थन आपके साथ है, तो वो विधायक चुनाव हारेगा। फिर वो जनता का वोट तो पैसा देके नहीं खरीद पाएगी ना बीजेपी। जो वही मैं सवाल करता हूं कि 2017 में पैसा की थैली लेकर निकलेंगे, जनता ये पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि 1 साल पहले ही पैसा की झोली लेकर जनता के बीच गई थी, लेकिन वो विफल रहे थे। लेकिन 2-5 लोगों को वो जरूर परचेज कर सकती है और वो कोशिश की है उन्होंने, उसमें थोड़ा सा सफलता भी मिली है, लेकिन वो उससे भी
जितना नंबर चाहिए उससे कई ज्यादा नंबर आज कांग्रेस के पास है, वो डर नहीं है। लेकिन ये देखो, एक डीएसपी नहीं तो आप आश्वस्त हैं कि अहमद भाई चुनाव जीत जाएंगे, अहमद पटेल राज्यसभा में वापस जाएंगे आपके हिसाब से? पॉलिटिकल 101% वो जीत रहे हैं, जो 101% अहमद भाई जीत रहे हैं। हमारे पास पर्याप्त नंबर है, मोर देन पर्याप्त नंबर है, मोर देन इनफ है हमारे पास। लेकिन जिस तरीके से अमित शाह जी राजनीति कर रहे हैं ये देश में, गुजरात में और देश में, वो लंबी चलने वाली नहीं है। वो खुद आए थे सूरत में, बड़ी सभा रखी थी विजय रूपाणी जी और उनके जो प्रदेश अध्यक्ष के सम्मान में, वहां उसको लोग जूते ना मारे इसलिए सामने स्टेज और ऑडियंस के बीच में उसको नेट रखनी पड़ी। इतना ही नहीं, 2 ही मिनट अमित शाह भाषण करके पिछले दरवाजे से 2 मिनट में भाग गए। क्या हालत करके रखी है। आज कितने लाखों की रैली सूरत में निकल रही है, लाखों की रैली ये अहमदाबाद में निकल रही है। क्यों निकल रही है सरकार के सामने? जी के शर्मा जी, ये सवाल, इसमें 2 सवाल हैं। एक क्या भारतीय जनता पार्टी जनता के सामने जाने से कतरा रही है, और दूसरा जो आरोप लग रहा है, कोई खुलेआम नहीं लेकिन यह आरोप लग रहा है कि पैसे का इस्तेमाल हो रहा है, दबाव का इस्तेमाल हो रहा है, या किसी तरह का लालच दिया जा रहा है, और जिस अंदाज में लोग खिसक रहे हैं, उनका हृदय परिवर्तन हो रहा है, इसमें ऐसा बहुत अस्वाभाविक भी नहीं लग रहा है। इस पर आपका क्या कहना? नहीं, 10 करोड़ रुपए के ऑफर, 10-15 करोड़ रुपीस के ऑफर दे रहे हैं। जी के शर्मा जी। आलोक जी, मैं अर्जुन जी को अभी सुन रहा था, और मैं बताऊं कि 2012 के गुजरात के चुनाव में मैं गुजरात में ही 1.5 महीने रहा हूं, और मैंने वहां उस समय भी अर्जुन जी को बहुत सुना है, और उसके पीछे के जो चुनाव है उसमें भी इनको बहुत सुना है। जब चुनाव आता है उसके 2-3 महीने पहले ये प्रारंभ करते हैं, कांग्रेस आ रही है, आ रही है, आ रही है। रिजल्ट निकलता है तो पता चलता है कि कांग्रेस जा रही है, जा रही है, जा रही है। और जो हालत इनके लोकसभा 2014 में हुए और पिछले 4 इलेक्शन में हुए हैं, वो जनता देख रही है वहां इनकी हालत क्या है। आज अपना घर नहीं बचा पा रहे हैं, अपने घर के लोगों को इनके प्रतिपक्ष के नेता इनको जो है छोड़ के जा रहे हैं, इनका मुख्य सचेतक इनको छोड़ के जा रहा है। अरे अर्जुन जी, थोड़ी शर्म कर लो, थोड़ी शर्म कर लीजिए। कम से कम इस तरह के आरोप लगाने के पहले थोड़ा आप ये भी देखिए, अपने गिरेबा में झांक कर देखिए कि आपने गुजरात में आपकी हालात क्या है। आप गिनवा रहे हो वहां पर कि हम जीतेंगे। आप अपने आज एमएलए, आप मुझे एक चीज बताइए, राष्ट्रपति चुनाव में आपके 11 एमएलए ने वहां पर क्रॉस वोटिंग किया, उस समय क्या स्थिति थी, क्या किया आपने? बाघेला जी जिस समय रैली करने गए, मंच पे उनके साथ आपने चैलेंज किया, लोगों को चुनौती दी कि जो उनके मंच में जाएगा उनको हम पार्टी से बाहर निकाल देंगे। उनके साथ 10 एमएलए वहां खड़े रहे, आपने क्या किया उनके लिए? आपने कोई करने की आपके अंदर क्षमता है? तो आप क्या चाहते हैं शर्मा जी कि अपने विधायकों को बाहर निकाल दें और आप उनका स्वागत करें? क्या आप चाहते हैं कि ये अपने 10 विधायक निकाल दें और आप उनका स्वागत करें? नहीं, क्यों नहीं। आप मुझे एक चीज बताइए आलोक जी, यदि कोई राजनीतिक दल में आकर यदि हमसे जुड़ता है और हमारे विचारधारा के प्रति अपनी वो करता है तो हम क्यों नहीं लेंगे उनको? अच्छा, यहाँ मैं आपसे एक सवाल बनता है शर्मा जी। इसमें आपत्ति क्या है? हाँ, मैं आपसे पूछता हूँ। मेरा आलोक जी मैं एक सवाल पूछ लूं, आप ही से पूछ रहा हूं, मैं आप ही से पूछ रहा हूं के शर्मा जी, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। धन की थैली लेकर जाते हैं आपकी पार्टी, आपके कहा जाता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस भारत का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, अनुशासित संगठन है। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी कैडर बेस्ड पार्टी है। इसके बाद ऐसी नौबत क्यों आ रही है कि आप कह रहे हैं कि कोई हमारी तरफ आता है तो हम उसे स्वीकार कर लेते हैं, किसी भी पार्टी से कोई भी आ रहा है उसे आप ऐसे हाथ फैला के स्वीकार कर रहे हैं, और ये उत्तराखंड के चुनाव से देखा जा रहा है। इससे आपको नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो लोग वर्षों से काम कर रहे हैं, जो लोग वर्षों से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, उन पर बुरा असर पड़ता है कि जिन लोगों की कल तक आप बुराई करते थे आज आप उनका स्वागत कर रहे हैं? नहीं आलोक जी, ये इस तरह से आप इस विषय को इंटरप्रिटेट ना करें। आप इसको देखें, यदि कोई छोड़कर अपने भाई वो राजनीति कर रहे हैं, उनको जनता से चुनाव लड़ना है, और यदि वो आकर हमसे जुड़ते हैं और हमारा विस्तार हो रहा है उसमें, तो हम क्यों ना करें? कोई आके जुड़े, उसमें हमको क्या आपत्ति है? लेकिन मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ आलोक जी, एक बात मैं कह दूं, जो बार अर्जुन जी सुनिए, अर्जुन जी जो बार बार एक बात कह रहे हैं, जवाब देना चाहूंगा। एक बात कह रहा हूँ
सुन लीजिए, आप जोड़िए श्री जगदम्बिका पाल, कृष्णा तीरथ, पुरेंद्रेश्वरी, जयंती नटराजन, सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत, विजय बहुगुणा, रीता बहुगुणा, हेमंत विश्वकर्मा, एसएम कृष्णा चौधरी, वीरेंद्र सिंह राव, इंद्रजीत सिंह, बलवंत सिंह, यशपाल आर्या, ये कितनी लंबी लिस्ट है जनाब। क्या ये सब जो है, ये जो आरोप लगा रहे हैं 15 करोड़ का, ये बताएंगे कि ये क्यों यहाँ आए भारतीय जनता पार्टी में? ये इनके दिग्गज नेता हैं, पिलर हैं राज्यों के। जी, इस पे इनके राज्यों के पिलर रह जी, चुके हैं। मोडवाडिया जी इसका जवाब देना चाहते हैं और उसके बाद नवल किशोर और संजीव मिश्रा भी बोलना चाहते हैं। मैं ये बता दूं कि 15 करोड़ रुपए का जो ये बात उठा रहे हैं, केवल राहुल गांधी की क्षमता को छिपाने के लिए एक तरह का बवंडर है। जी मोडवाडिया जी। शर्मा जी, अभी सुन लिया आपकी बात, मैं मेरी सुन जी, मैं कहता हूँ कि इतने लोगों को क्यों ले जा रहे हैं वो वहाँ, क्या कारण है? मुझे मैं आप पूछना चाहता हूं क्या कारण है। दूसरी बात, उन्होंने हमारे शंकर सिंह जी वाघेला की कही, उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है। वही शंकर सिंह वाघेला जी जिन्होंने गुजरात में भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ बनाया था, और वहां से वो अपमानित होकर बाहर निकले थे। जब बाहर निकले तब शंकर सिंह वाघेला जी के बारे में भारतीय जनता पार्टी के लीडर ने क्या कहा था, किस भाषा में बात की थी? उनके एक साथी आत्माराम पटेल जो बुजुर्ग 80 साल के थे, वाजपेयी के सामने उनका पूरा कपड़ा निकाल के उनको जिंदा जलाने की कोशिश की गई थी, और वही फिर से वही उनका स्वागत करने के लिए तैयार हो गए। इतनी क्या जरूरत पड़ी, इतनी क्या वीकनेसेस है कि मोदी जी के आने के बाद गुजरात में 127 नहीं 131 सीट थी, उसमें से 115 हो गई। जब मोदी जी 2012 में चुनाव लड़े, तब उसके पहले जब मोदी जी नहीं थे तो विधानसभा में 131 सीट थी, और मोदी जी 2012 में आए तो उनकी 115 सीट हो गई। क्यों कम हुई? क्या इतने लोकप्रिय थे मोदी जी तो भी कम हुई? तो आज मोदी जी नहीं है, अमित शाह जी भी नहीं है, गुजरात में आज उनको नजर आ रहा है कि गुजरात में पार्टी हार रही है। 2017 में उनका कोई भविष्य नहीं है। चाहे वो जितना भी डिफेक्शन करवाना है करवा लिया है उन्होंने, उससे कोई मतलब नहीं। ऐसे डॉक्टर एनके अमीन जैसे कई डीएसपी रखे हैं, डीएसपी से चुनाव नहीं जीता जा सकता। पैसा से आप 2-5 धारासभ्यों खरीद। जी मोडवाडिया जी, मैं इस पर शर्मा जी का जवाब लेने से पहले जरा मैं माफ कीजिए, नवल किशोर जी के पास, नवल किशोर और संजीव मिश्रा काफी देर से बोलना चाह रहे हैं। नवल किशोर जी। जी, मैं ये पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि जिस तरह से उन्होंने बिहार में षड्यंत्र किया नीतीश कुमार के साथ मिलकर, वही नीतीश कुमार जो कि संघ मुक्त भारत की बात करते थे, बीजेपी को बोले भारतीय झूठा पार्टी है, बोले कि बीजेपी में कभी नहीं जाएंगे, वो कौन सा ऐसा काम किए पिछले 3 साल में, पिछले 3 महीने में, जो कि उनके पास वो चले गए। और दूसरी बात, जहाँ पे वह प्रचंड बहुमत यहाँ पर महागठबंधन को आया और उनको इतनी बड़ी शिकस्त मिली, मोदी जी के बावजूद, अमित शाह के बावजूद, झूठ बोलने के बावजूद, संघ प्रमुख के रहने के बावजूद, ये तमाम स्थितियों में भी उनको इतनी बड़ी शिकस्त मिली। तो यहाँ पे फिर से उस मैंडेट के साथ खिलवाड़ करने का, उसको तोड़ने का काम किया। तो ये जनता के साथ जो उन्होंने खिलवाड़ किया है, ये क्या किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, किस तरह की विध्वंसकारी राजनीति कर रहे हैं? जी, ये मैं पूछना चाहता हूं। बस मैं एक संजीव मिश्रा का सवाल और बोल रहे हैं कि बाकी सारे पार्टियों के स्तंभ उनके पार्टी में जा रहे हैं, तो ये बात तय है कि उनके पास कोई स्तंभ नहीं है। वो दूसरे पार्टी से ही लेकर कांग्रेस मुक्त कहते कहते उनकी पार्टी कांग्रेस युक्त होती जा रही है। यही उनकी असली पहचान है, असली चरित्र है। और जो बात वो कहते हैं केवल झूठ और फर्जी बातों पे अपनी आधार बनाए हुए हैं, ये अप्रूव हो चुका है भारतीय राजनीति में। और 2019 का ये डर है कि वो हर तरह का हथकंडा अपना रहे हैं, तमाम तरह पे इस तरह के खरीद फरोख्त और तोड़ने का काम कर रहे हैं। जी संजीव मिश्रा जी, आपको लग रहा है कि 2019 के पहले अभी 302 का भी मामला सामने आया है, आज ही हमारी पार्टी ने आया है, क्या उस पर इनका क्या निर्णय होगा? जी संजीव मिश्रा जी, मैं के शर्मा से सवाल का जवाब लूं, इससे पहले आपसे भी एक सवाल पूछ लूं। क्या आपको लगता है 2019 से पहले और बड़ी तोड़फोड़ होगी, आपकी पार्टी से भी और लोग हृदय परिवर्तन कर भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं? शिवपाल सिंह यादव की चर्चा चल रही है कि वो एनडीए में जा सकते हैं। आज जोशी जी देखिए, पूरी बात आने दीजिए तो अच्छा रहेगा। देखिए, एक बात बहुत साफ सी है, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ अपने साथ बैठे हुए प्रतिनिधि हों
चाहे पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी है, जो इतने घमंड में चूर है कि मुझे तो लगता है कि ये क्या आने वाले समय में करेंगे तो समय ही बताएगा। लेकिन इतना घमंड नहीं होना चाहिए। इनको बता दें, बड़ी लंबी लिस्ट और फेहरिस्त बता रहे थे कि किन किन लोगों ने ज्वाइन कर लिया, तो उसमें एक नाम और भी जोड़ लीजिए, स्वामी प्रसाद मौर्य को भी आपने ज्वाइन कराया और उत्तर प्रदेश में मंत्री बनाया। ये वही स्वामी प्रसाद मौर्य है जो सरेआम देवी देवताओं को गालियां देते थे। आपने बुक्कल नवाब को परसों ज्वाइन कराया, ये वही बुक्कल नवाब है। अगर लखनऊ और उत्तर प्रदेश के 20 दिन के अखबार देख लीजिएगा तो कहां कहां अवैध कब्जों की खबरें आ रही थी। आप उनको अगर ज्वाइन करा करके बड़ा घमंड महसूस कर रहे हो तो उत्तर प्रदेश और देश की जनता आपको माफ नहीं करेगी। आज आप राजनीतिक आतंकवाद को देश भर में फैलाने की कोशिश कर रहे हो। टमाटर 100 रुपए में बिक रहा, उसकी चिंता आपके प्रधानमंत्री को नहीं, न के शर्मा जी को है। लेकिन किस तरीके से किस दल को कहां तोड़ा जाए, आपने जम्मू कश्मीर में किस तरीके से अनैतिक गठबंधन किया हुआ है और हालात यह है कि किस तरीके से वहां आतंकवाद पनपा हुआ है, उसकी चिंता नहीं। और देश में राजनीतिक आतंकवाद की जो आपने एक श्रृंखला शुरू कर दी है, इसका परिणाम तो मिलेगा। घड़ा भरता है, ये ध्यान रखिएगा के शर्मा जी। और घमंड छोड़ दीजिए, ये जो घमंड करके आप ये सोच रहे हो कि विकास किए दे रहे हो, तो ये बुलेट ट्रेन तो नहीं चला पाओगे आप। आने वाले समय में 2019 के चुनाव तक भी मुझे नहीं लगता कि कागजों पे भले ही चल जाए आपकी बुलेट ट्रेन। हाँ, उत्तर प्रदेश में जो जी शर्मा जी, आप संजीव जी, आप शर्मा जी को इसका जवाब देने दें। शर्मा जी, एक जो बड़ा सवाल निकल के आ रहा है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी भारत को कांग्रेस मुक्त बनाने का नारा लेके चली थी, और लेकिन अब वास्तव में कांग्रेस युक्त बीजेपी नजर आ रही है। आपको ये नहीं लगता है कि इससे आपकी छवि को, आपकी पार्टी की इंटीग्रिटी को नुकसान पहुंचता है? आलोक जी, हमारी 11 करोड़ सदस्यों की पार्टी बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और मैं आपसे निवेदन ये भी कर दूं, जो संजीव जी मुझे आम की बात कह रहे हैं, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। ये कह रहे हैं, मैं पूछता हूं, आपके उत्तर प्रदेश के 2 छोकरे थे जो आपने नारा दिया था, उत्तर प्रदेश के 2 लड़के, लोहिया जी और कांग्रेस, इनकी विचारधारा का कोई समानता था? आप हमको स्वामी प्रसाद मौर्य और ये दुनिया भर का ज्ञान दिखा रहे हैं। समाजवाद और जो है कांग्रेस का है, तो आप क्या इनके कोई वैचारिक समानता है? लेके चल रहे हैं नंबर आप सुनिए, आप सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी ने ये किया तो आप ये करेंगे? नहीं, आपका जो समझौता हुआ वो गंगा जमुनी संगम है। अरे आप वो आपका गंगा जमुनी संगम हो गया। आप सुनिए, आप सुन लीजिए, आपने बोल लिया जनाब, मेरे को बोलने दीजिए। वो पूरा देश देख रहा। हाँ, संजीव जी, उनका जवाब सुन लीजिए। आप सुन लें, आप सुन ले, मेरी बात सुन ले जनाब। ये तो बड़ा संजीदा डिबेट होता है, आप इसमें कहाँ इस तरह से बीच बीच में घुस रहे हैं? प्लीज थोड़ा सा, है ना। दूसरा, आप मुझे बताइए, आपके यहाँ की आपकी करनी पड़ेगी के शर्मा जी। नहीं, आप देखिए, शिवपाल जी, वही शिवपाल जी, अखिलेश जी चाचा भतीजा है ना, समाजवादी पार्टी है ना। आप अभी बता सकते हैं मुलायम सिंह समाजवादी पार्टी में है या समाजवादी पार्टी से धक्के मार दिए गए? क्या पोजीशन है मुलायम सिंह जी की? आप अपने घर का खुद का गिरेबान नहीं झांक रहे हैं संजीव जी, दूसरे को ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अडवाणी जी की क्या पोजीशन है आपको अपने घर का क्या पोजीशन है? उनको बनाने जा रहे हैं। और देखिए, और सुन लीजिए जो अपने नवल जी बोल रहे थे। आप अपने यहाँ राजस्थान में देखिए ना, सिंधिया परिवार का भी यही स्थिति। मैं नवल जी की भी बात बता देता हूँ। अरे मुद्दे पे आइए, लालू जी तो नवाब से क्या मिल जाएगा मुद्दे पे, आप बता दीजिए, और कैसे उनको सुरक्षित कर देंगे? जो 20 दिन के आडवाणी जी का क्या किया ये तो बता दो आपको। आडवाणी जी का क्या किया आपने? नवल जी, जो बीजेपी को खड़ा किया उसका आपने क्या किया? आडवाणी जी की, यशवंत सिन्हा की क्या हालत है वो तो बताइए। जो भी इधर उधर की झूठ, उसको राष्ट्रपति जी क्यों नहीं बनाया? अरे आप सब लोग एक साथ बोलेंगे तो मुश्किल हो जाएगी, फिर बात कुछ सुनाई नहीं पड़ेगी, समझ में नहीं आएगी, इससे फायदा नहीं होगा। अब माफ कीजिए, आप लोग 1 सेकंड के लिए प्लीज, आप लोग किताब को फाड़ कर फेंका। आप लोग शांत हो जाएं प्लीज, थोड़ा सा समय दीजिए। एक ब्रेक का समय है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौट के आते हैं। तो चर्चा में हम बात करेंगे कि कांग्रेस मुक्त भारत का नारा पहले सच होगा या उससे पहले कांग्रेस युक्त भाजपा बन जाएगी। देखते रहिए आवाज अड्डा, जाइएगा मत।
आवाज अड्डा पर आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं बीजेपी अनलिमिटेड की, जो बीजेपी तेजी से बढ़ती जा रही है। आपसे आज हमने सवाल पूछा है कि बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का कांग्रेस का आरोप सही है। इसका जवाब देने के लिए अब भी कुछ वक्त है। आप हमारे ट्विटर हैंडल @CNBC_आवाज पर जाकर या 51818 पर SMS करके इसका जवाब दे सकते हैं। और अब चर्चा को वापस शुरू करते हैं। विनोद शर्मा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन आपसे एक सवाल भी पूछना चाहता हूं कि विपक्ष में जो भगदड़ मची हुई दिख रही है और जो दिनों दिन बढ़ती जा रही है, ये महज संयोग है या इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की कोई स्ट्रैटेजी काम कर रही है? आलोक जी, राजनीतिक विश्लेषण में आजकल व्यंग की बहुत कमी है, तो अगर आपकी परमिशन हो तो एक व्यंग्यात्मक रिप्लाई दे दूं आपको मैं। जी जी। देखिए, जो विपक्ष आज के दिन मुझे लग रहा है वो कुछ ऐसा है जैसे सोवियत यूनियन था 89 तक, कि उसका जितना टैलेंट था उसको छोड़ छोड़ के जा रहा था, और किसी भी एंटिटी में, किसी भी बॉडी में जब ये होना शुरू हो जाता है तो फिर उसके दिन नंबर रहे आते हैं। तो इसलिए विपक्ष आज के दिन मुझे सोवियत यूनियन की तरह लग रहा है। और भारतीय जनता पार्टी, शर्मा जी बुरा नहीं मानेंगे, वो मुझे एक ऐसी पार्टी की तरह लग रही है जिसको परस्पर विक्की डोनर्स की तलाश है। उनको विक्की डोनर ढूंढना है, कहीं से मिल जाए तुरंत एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि उनकी अपनी जो पार्टी में जो अपनी भीतर जो उनके यहाँ टैलेंट था वो उनको पर्याप्त नहीं लग रहा था। इसलिए आप सही बोल रहे हैं कि ये आज के दिन जो हम देख रहे हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी की जगह होता तो मैं स्लोगन देता बीजेपी युक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत नहीं देता, वो ज्यादा सकारात्मक स्लोगन होता बीजेपी युक्त भारत। लेकिन आज के दिन ये सच है कि भारत बीजेपी युक्त है और बीजेपी कांग्रेस युक्त है, ये भी सच्चाई है। और अगर आइडियोलॉजी का कोई मतलब नहीं रह गया हमारी राजनीति में, इसका मतलब यही है ना कि आइडियोलॉजी का कोई मतलब नहीं रह गया, कि कांग्रेस में और बीजेपी में कोई चॉइस नहीं है सिर्फ एक चीज को छोड़कर, कि ये मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स जो है फ्रंट फुट पे खेलते हैं, और जो कांग्रेस है वो मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स आजकल बैक फुट पे खेलती है, जिसको मैं सॉफ्ट हिंदुत्व कहता हूं। वो जरूरी भी है इस देश में। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी को यह बात मैं याद दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी भारत की राजनीति में सबसे पहली कोलिशन ऑफ आइडियाज थी। उसने हारना, उसमें लेफ्ट भी था, सेंटर भी था और राइट भी था। उसने हारना जब शुरू किया जब उसने इस अपनी इंक्लूसिव कैरेक्टर को तिलांजलि दे दी। तो उनको अगर बैकफुट पे मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स खेल रहे हैं तो ठीक है, खेलना चाहिए, क्योंकि यही तरीका है एक नया नैरेटिव उजागर करके भारतीय जनता पार्टी को अच्छी टक्कर देना। राजनीति में अच्छी टक्कर, शर्मा जी, बीजेपी के जो है वो अच्छी चीज होती है, उससे सरकारें भी सचेत रहती हैं और लोग भी उसमें लाभ उठाते हैं कि उनके पास चॉइसेस रहती हैं। अगर आप एज अ वोटर सोचेंगे तो आपको मेरी बात में कुछ वजन लगेगा। जी, और मैं दूसरी टिप्पणी भी साथ में ले लूं रामकृपाल जी। मैं सवाल इस समय बहुत से लोगों के मन में उठ रहे हैं। कुछ लोग सिद्धांत का नाम ले रहे हैं, कुछ और नाम ले रहे हैं। अभी संजीव मिश्रा ने बुक्कल नवाब का पूरा डोजियर खोल दिया। कल तक वो इनके साथ थे, इन्हें सही पता होगा कि उन्होंने क्या क्या किया है। लेकिन जो लोग इस वक्त बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, खास तौर से बड़े नेता, के शर्मा ने एक बड़ा भारी लिस्ट गिनाई बड़े नेताओं की जो बहुत बड़े बड़े स्तंभ हैं। क्या ये सब मौका परस्त नेता हैं, या और दूसरा, क्या दल बदलुओं को शामिल करने से बीजेपी को नुकसान नहीं होगा? आलोक जी, थोड़ा सा समय आखिरी बार फिर दोबारा मत दीजिएगा। एक तो जो आपने सवाल किया इस पर मैं एक 30 सेकंड बाद आऊंगा। अभी तक जो बातें की गई, जो आपका मूल सवाल था आज का, कि विपक्ष की ऐसी हालत क्यों है और बीजेपी, मैं पहले एक बात बता दूं कि बीजेपी कोई दूध की धुली नहीं है। सवाल इस बात का है कि कोई बड़ी नैतिकता की लड़ाई नहीं हो रही है कि दोनों की कमीज मैली है, किसकी ज्यादा मैली है, कौन 45, कौन मॉस्किटो वेट का है, कौन 85 का है। आलोक जी, शुरू में आपने जो एक बाइट दिखाई थी किसी कांग्रेस की, उनका जरा बयान सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि अगर हम गुजरात में रहते तो विधायकों का इनकाउंटर हो जाता।
आरजेडी ने कहा कि नीतीश मिट्टी में मिल जाएंगे, इस तरह से जो बातें आ रही है। और समाजवादी पार्टी ने कहा कि जो पार्टी से हमारे अभी गए हैं बुक्कल नवाब वो भूमाफिया हैं। तो बताइए कि भूमाफिया वो कल हुए हैं या इससे पहले थे? सवाल इस बात का है कि विपक्ष जो है ये दर्द भी बयां करता है तो दिल्लगी की तरह कर रहा है, जिसको जनता सीरियसली नहीं ले रही है। इतनी खराब पार्टी, इतनी बुरी पार्टी। अब आपकी जो बात रही कि देखिए ये जो सवाल है कि आज ये कोई नया सवाल नहीं है। कोई भी जो पार्टी होती है, नेतृत्व होता है, वो उस नदी की तरह होता है जिसमें नाले भी मिलते हैं, गंदी गंदी नालियां मिलती हैं, लेकिन नदी नदी ही होती है। गंगा जहां से चलती है वहां से वो जहां सागर में मिलती है उसमें हजारों नाले और हजारों इस तरह की नदियां नाले मिलते हैं, गंगा ही होती है। लेनिन से एक बार किसी ने पूछा था कि आप ये बताइए कि आपके पीछे जितने सारे कॉमरेड हैं क्या ये सोशलिस्ट हैं? लेनिन ने कहा कि जी नहीं, 90% अपॉर्चुनिस्ट हैं। बोले कि सारे सोशलिस्ट होते तो मुझे रिवॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। बोले कि ये अपॉर्चुनिस्ट हैं, इनके तमाम वो हैं, कंफ्यूजन है, लेकिन हम लड़ाई किसके साथ लड़ेंगे? ये प्योर 28 कैरेट गोल्ड से आप लड़ाई नहीं लड़ सकते, ये भी जानते हैं। बीजेपी वो सारे हथकंडे अपनाएगी जो हथकंडे कांग्रेस अपनाती रही है। झारखंड नरसिम्हा राव से लेकर के मनमोहन सिंह के दौर में, शिबू सोरेन से लेकर के सारे लोगों ने अपनाया। देखिए वो भी अपना रहे हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर आप वाकई अब देखिए नीतीश ने जो किया, कह दिया मिट्टी मिल गए। जब उमर अब्दुल्ला ने कहा था तब आपने ना कहा उमर अब्दुल्ला मिट्टी मिल जाएंगे। जब चिदम्बरम ने कहा कि 2019 भूल जाइए तब वो तब नहीं हुआ। आज अगर वही नीतीश ने कह दिया तो नीतीश मिट्टी में मिल जाएंगे। चलिए नीतीश ने कभी कहा होगा, बहुत सारे लोग बहुत बात करते हैं। नीतीश ने 2004 में बताऊं आपको, गुजरात में जाकर के नीतीश ने ही पहले कहा था कि प्रधानमंत्री ये नरेंद्र मोदी गुजरात तक सिमटेंगे नहीं, ये पीएम के कैंडिडेट हैं। ये दंगों के बाद जाकर के नीतीश कुमार ने गुजरात में वीडियो है सर, लेकिन 2013 क्यों भूल जाते हैं सर? 2013 में भी तो उन्होंने बोला है। और ये बताओ इनको जंगल राज की भी बात नीतीश कुमार का वाक्य था, तो इनसे डरेगा। देखिए लालू के राज को जंगल राज बताने वाले भी नीतीश कुमार ही हैं। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, मेरा सिंपल ये कहना है लोग जी कि देखिए जो पार्टी, लेकिन वो भाजपा के साथ जो थे पार्टी सर, जिसमें वो भाजपा के साथ थे जब ये बोल रहे थे। तो और जिसको जंगल राज कहा तो जंगल राज नहीं था, वो गरीबों पिछड़ों का उफान था, आगाज था, जिसको बोल रहे थे। मैं ये बात यही जो अभी नवल किशोर जी कह रहे हैं, रामकृपाल जी, मैं वापस उस पर चलूं। जो नवल किशोर जी ने कहा, आपने जो सवाल उठाया, मैं अर्जुन मोढवाड़ी जी आपके पास आ रहा हूं। ऐसा नहीं है कि भारतीय राजनीति में दल बदल पहली बार हो रहा है। हमने बड़े पैमाने पर दल बदल पहले भी देखे हैं और लगभग हर सरकार के दौर में देखे जाते रहे हैं। हर बार ये आरोप लगते हैं कि इसमें पैसा चल रहा है, इसमें दबाव चल रहा है। सीबीआई, ईडी जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल इस सरकार ने शुरू नहीं किया है, इससे पहले भी होता रहा है। सवाल यह है कि आप जिस खेल के मुकाबले में उतरे हैं उस खेल के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अगर इस लड़ाई में आपके सामने आपका प्रतिद्वंदी आपसे ज्यादा मजबूत होता दिख रहा है, इसकी जिम्मेदारी आपके नेतृत्व पर क्यों नहीं डाली जाएगी? देखो, अगर हम मजबूत नहीं होते तो बिहार का महागठबंधन कैसे तरह जीतता? वो बिहार में हम कैसी तरह जीतते? देखिए, सरकार बनाना जितना जरूरी है उतना ही सरकार को चलाना भी जरूरी है, क्योंकि बिहार का महागठबंधन अब इतिहास हो गया है। पीछे देखकर कब तक आगे नहीं? जी, लेकिन नहीं, वो वही गठबंधन हम जीते थे, बीजेपी नहीं जीती थी। गोवा में हम जीते थे, बीजेपी नहीं जीती थी। मणिपुर में हम जीते थे, बीजेपी नहीं जीती थी। आप गोवा में जीते थे, लेकिन सरकार बीजेपी ने बना ली। तो ये देखो, आप इस राजनीति में शतरंज भी चलनी होती है, उस शतरंज में तो आप लगातार हार रहे हैं ना। नैतिकता है, ये जनता का आदेश था। नहीं, देखो मुझे बोलने दीजिए आप। देखो, वहां अगर मैंडेट नहीं था तो बीजेपी को क्या हक है? क्या हक है सरकार बनाने का? और मणिपुर में क्या हक है? मेघालय में उनके पास एक मेंबर नहीं था, क्या हक है उनको सरकार बनाने का? और देखो, वो बार बार बात करते हैं यूपी की,
पंजाब की क्यों बात नहीं करते? उसका गठबंधन तीसरे नंबर पे आए और बीजेपी की सिर्फ 3 सीट आई, 3 सीट आई वहां। साफ हो गया बीजेपी। मोडवाडिया जी, अब समय कम है, समय खत्म होने को है, तो मैं जरा थोड़ा समय औरों को दे दूं। संजीव मिश्रा जी के पास 1 सेकंड। तय करती है, पैसे से, धन से थोड़े दिन तक चलाते सकते हैं, ज्यादा समय नहीं। मिश्रा जी, मैं 10 सेकंड आपको दे पाऊंगा, लेकिन ये बताइए कि वहां उत्तर प्रदेश में तो हम ऐसे बहुत सारे नेताओं को देखते हैं जो जब सरकार बदलती है उस सरकार के साथ मंत्री बने नजर आते हैं। फिर किस पर हम ईमानदारी का और सिद्धांतों का दबाव डालेंगे? आलोक जी, यहाँ पर थोड़ी टेक्निकल सिचुएशन अलग है। बुक्कल नवाब जी के लिए मैंने जो कहा, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार थी, बुक्कल नवाब जी MLC रहे, और बुक्कल नवाब जी के बारे में जो भी बातें पिछले 20 दिन से आ रही हैं अखबार में, समाजवादी पार्टी ने उनका कतई साथ देना उचित नहीं समझा, और यही उन्होंने आरोप भी लगाया समाजवादी पार्टी पे कि मेरे ऊपर जब आरोप लग रहे थे तो समाजवादी पार्टी ने हमारा साथ नहीं दिया। लेकिन इसके विपरीत अगर उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है और उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं और उसके बाद अगर वो उसी पार्टी में जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो उनको शेल्टर देने का काम कर रहे हैं। मेरा सीधा आरोप यह है भारतीय जनता पार्टी पे कि अगर इस तरीके के शेल्टर देने के काम आप राजनीति में शुरू करेंगे तो इसी को कहेंगे राजनीतिक आतंकवाद। और इस तरीके की जो परंपराएं चल रही हैं, मुझे लगता है कि ये गलत होगा। सरकार में रहते हुए अगर कोई दोषी व्यक्ति आपके लालच की वजह से अगर आप ले रहे हो, तो ये आने वाले समय में बहुत दुखदायी स्थितियां पैदा करेगी। जी, के शर्मा जी, ये राजनीतिक आतंकवाद शब्द संजीव मिश्रा ने इस्तेमाल किया। आप चाहें तो उस पर बहुत देर बहस कर सकते हैं, लेकिन अगर उसे किनारे रखें, नरेंद्र मोदी ने कहा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। इसके बाद ऐसे बहुत सारे लोग जो दूसरी पार्टियों में रहकर खाते रहे हैं, आपकी तरफ आते दिख रहे हैं। इससे वोटर निराश होता है, आपका समर्थक निराश होता है। ये चिंता आपको नहीं सता रही है? आलोक जी, ये जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये बिल्कुल सही है। और ना हमारे रहते किसी भी तरह का भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। 3 साल का हमारा कार्यकाल इस बात का परिचायक है। और तो अमित शाह का आय जो है वो 300% कैसे बढ़ गया? आलोक जी प्लीज, मैं देखिए 4 लोग बोल रहे हैं, नहीं, ये उनको बोलने दीजिए। इस पर अलग से चर्चा कर, मत बोलिए, नहीं तो देखिए ये चर्चा अलग से हो सकती है, क्योंकि कई लोगों की कमाई बढ़ी है, केवल अमित शाह की नहीं बढ़ी है। अनेक लोगों की कमाई बढ़ी है, अनेक लोगों की संपत्ति बढ़ी है। आप शर्मा जी को बोलने दें प्लीज। अब समय, कार्यक्रम खत्म करने का समय है, इस समय आप उनकी बात सुन लीजिए। शर्मा जी। बस आलोक जी, मैं केवल 2 बात कह दूं। विनोद जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और मैं बहुत सम्मान करता हूं। मैं केवल एक निवेदन कर रहा हूं, जो 2 बात उन्होंने कही, मैं केवल छोटी सी निवेदन उनके साथ कर रहा हूं। देखिए, आपने लोकतंत्र की बात की है, मैं समझता हूं कि, और विपक्ष के समाप्ति की बात की है। देखिए, विपक्ष समाप्त नहीं है, लेकिन आपने ध्यान दिया होगा स्वतंत्र भारत के इतिहास से, यानी स्वतंत्र जब हुआ भारत, उसके बाद 1980 तक इस देश में कोई विपक्ष नहीं था विनोद जी। और आपातकाल इस देश में लोकतंत्र की हत्या किस कांग्रेस पार्टी ने की है, ये आप बखूबी जानते हैं। तो लोकतंत्र को किसने यहाँ समाप्त किया है, ये आपकी जानकारी में है। ये कांग्रेस ने ही इस देश में आपातकाल लगाए थे। और जहां तक आपने टैलेंट की बात की कि यदि वो इसमें आ रहे हैं तो क्या बीजेपी में टैलेंट नहीं है? बीजेपी में बहुत टैलेंट है, बीजेपी में बहुत टैलेंटेड नेता हैं और सभी राज्यों में हम हैं। लेकिन जहां तक यदि कोई आता है तो निश्चित तौर से आए, हमारे विचारधारा को अपनाए, अपनाता है तो हम उसका स्वागत करेंगे और हम अपनी पार्टी का विस्तार करेंगे और देश के अंदर गरीबों के कल्याण के लिए, उनके विकास के लिए, और हमारी सरकार जिस ढंग से काम कर रही है, सभी लोगों ने आकर यही कहा है कि मोदी जी के कार्य जो है उससे हम प्रभावित हैं। और दूसरी तरफ ये भी कहा है कि सभी ने, किसी ने क्षेत्रीय नेताओं पर आरोप नहीं लगाया, सब जो है केंद्रीय नेता पर ही आरोप क्यों लगाते हैं इनके कि राहुल गांधी की अक्षमता है, राहुल गांधी जो है निष्क्रिय है, ना राहुल गांधी अदूरदर्शी है। नहीं, लेकिन शर्मा जी, जो आपके साथ आ रहा होता है उस वक्त वो किस तरह की बात करता है सब जानते हैं। जिस वक्त किसी को आपसे कोई काम होगा तो आप वो वैसी बात करेगा। अब मुझे कार्यक्रम खत्म करना होगा, समय खत्म हो रहा है। हमने जो सवाल पूछा आपसे कि क्या विधायकों की खरीद फरोख्त का जो आरोप कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर लगाया वो सही है, 60% लोगों का कहना है कि आरोप सही नहीं है, जबकि 40% मानते हैं कि आरोप सही है। और इस वक्त विपक्ष की नजर से देखें तो जलील मानिकपुरी का एक शेर है, आपको सुनाता हूं कार्यक्रम खत्म करने से पहले। जब मैं चलूं तो साया भी अपना न साथ दे,
जब तुम चलो जमीन चले आसमां चले। इस वक्त हालत अगर आप विपक्ष की तरफ खड़े होकर देखते हैं तो कुछ ऐसी नजर आ रही है। आवाज अड्डा में आज इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।